नमस्कार। सफर संविधान का जारी है और हम चरैवेती 90 के दशक तक आ पहुंचे हैं। इस दशक में कई अहम कानून बने, संशोधन हुए, फिर चाहे वो एक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़ा रहा हो या फिर इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000। इसी दशक में 73वां और 74वां अमेंडमेंट भी हुआ जो पंचायत और लोकल अर्बन बॉडी से जुड़ा था और जिसने इन बॉडीज के लिए जमीन पर चुनावी तंत्र तैयार किया, मजबूत किया। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उन्नीस में 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम में पार्ट 9 जोड़ा गया। इसे पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत आर्टिकल 243 से 243O में कई प्रावधान जोड़े गए। इस कानून ने न सिर्फ संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी बल्कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने और उन्हें जरूरी शक्ति देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी, जिससे इन पंचायतों को स्वावलंबी बनाया जा सके। इस कानून ने आर्टिकल 40 को एक नई रोशनी में देखा। 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज और स्थानीय निकायों के लिए सीधे चुनाव का रास्ता साफ हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की कवायद शुरू हुई। वक्त के साथ साथ इसमें कई नई व्यवस्थाएं जुड़ी। You see, provisions of the act all very well. Whole thing success depends upon the way it's implemented. I think it's theoretically, if you look at the provisions of the act, and I think it's a good thing, it will have a good impact on the panchayat system. I'm all for it. 1992 में ही संविधान का 74वां संशोधन कर उसमें एक नया भाग 9A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठनों और कार्यों को एक नई शक्ति दी गई। जैसे हर राज्य में 3 तरह की शहरी शाखाएं होंगी। वो इलाके जो देहात जिनका शहरीकरण हो रहा है वहां नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषद और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। इस संशोधन के तहत सदस्यों के निर्वाचन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। शहर की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान सुरक्षित किए गए। इसमें 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक वजहों से इस अधिनियम से बाहर रखा गया। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में 5वीं अनुसूची के तहत आते क्षेत्र, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल में आते हैं और पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत आते क्षेत्र। कुछ बरस पहले देश ने महात्मा गांधी की 150वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के स्वच्छता के सिद्धांत को एक नई धार दी। महात्मा गांधी स्वच्छता कर्मियों और मैला ढोने वालों के पक्ष पर खुलकर सामने आए थे। उनका मानना था कि अगर हम सब अपने घरों की और अपने शौचालयों की सफाई खुद करें तो ये बदसूरत प्रथा खत्म हो सकती है। इस प्रथा के विरोध में धीरे धीरे स्वर तेज होते गए। समितियां बनी और उनके सुझाव पर अमल भी हुआ। 1993 में संसद ने मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़ा एक्ट पास किया। आइए एक नजर डालते हैं। स्कैवेंजिंग या मानव मल ढुलाई देश के कुछ नागरिकों पर लादी गई एक बहुत पुरानी बदसूरत प्रथा है जो वक्त के साथ साथ खत्म होने के बजाय परंपरा ही बन गई। इस प्रथा को ढोने वालों को मैनुअल स्कैवेंजर्स या सफाई कर्मी भी कहा जाता है। जानकारों के मुताबिक पानी से चलने वाले शौचालयों का ना होना मैनुअल स्कैवेंजिंग की मूल वजह है। ये लोग
शौचालय से मानव मल को अपने सिर पर रख के डंपिंग ग्राउंड तक ले जाते हैं। वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों के लगातार संपर्क में रहने की वजह से इनकी त्वचा, आंखों, अंगों, फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाते हैं। आज भले ही ये लोग इस पेशे को छोड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक हालात किसी भी वैकल्पिक पेशे को इनके लिए मुश्किल बना देते हैं। छुआछूत और सामाजिक कलंक इनके साथ किसी न किसी रूप में इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आजादी के बाद मानवता को शर्मसार करने वाली प्रथा को खत्म करने की आवाजें बुलंद हुईं। संसद ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सख्त कानून को समय की मांग माना और साल 1993 में सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण अधिनियम पारित हुआ। आपकी जानकारी के लिए भारत के शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 7000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीवर लाइंस हैं। 26 लाख से भी अधिक शुष्क शौचालय यानी ड्राई लैट्रिन्स हैं। ये पूरा तंत्र मैला ढोने वालों पर निर्भर रहा है। 1993 में बने इस अधिनियम से पहले भी कोशिशें हुई थीं। 1980 से पहले सरकार का फोकस मैला ढोने वालों के कामकाजी और रहन सहन के हालात सुधारने पर था, न कि ड्राई लैट्रिन्स को फ्लश टॉयलेट्स में कन्वर्ट करने पर। 1980-81 में गृह मंत्रालय ने ड्राई लैट्रिन्स को फ्लश शौचालयों में बदलने और मैला ढोने वालों को एक वैकल्पिक रोजगार देने के लिए एक केंद्रीय योजना की शुरुआत की। जुलाई 1989 में तत्कालीन योजना आयोग की एक टास्क फोर्स ने मुक्ति और पुनर्वास के लिए अलग योजनाओं का सुझाव दिया। 1992 में लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया। शुष्क लैट्रिन को फ्लश लैट्रिन में बदलने के लिए कॉस्ट इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम शुरू की गई। मुक्त श्रमिकों, उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए द नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स शुरू की गई। सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण अधिनियम 1993 की खास बातें कुछ इस तरह से हैं। अधिनियम मैनुअल मैला ढोने वालों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है। सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई पर प्रतिबंध है। हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास सहायता प्रदान करने पर बल दिया गया है। हर स्थानीय प्राधिकरण, छावनी बोर्ड, रेलवे प्राधिकरण को अधिकार क्षेत्र के बाहर ड्राई लैट्रिन्स के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। जिला अधिकारी और स्थानीय प्रशासन को अधिनियम के क्रियान्वयन का अधिकार दिया गया है। हालांकि इस कानून के बनने के बाद देश में ड्राई लैट्रिन की संख्या कम जरूर हुई है, पर खत्म नहीं। साल 2003 में हुए सफाई कर्मचारी आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकार को और कड़े और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए जाने की गुजारिश की गई। फिलहाल हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस 2011 के मुताबिक देश में लगभग 26 लाख इनसेंट्री लैट्रिन्स थीं। इन सब पहलुओं के मद्देनजर साल 2012 में अधिनियम में कुछ और कड़े प्रावधानों को जोड़ा गया और इसे लोकसभा में पेश किया गया। संसद में ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के नाम से पास होकर 6 दिसंबर 2013 को लागू हुआ। नारी माता अस्ति, नारी कन्या अस्ति, नारी भगिनी अस्ति, यानी नारी माँ, बहन और बेटी सब कुछ है। पर कुछ ऐसे भी दौर आए थे जब विदेशी आक्रांताओं, बेटों की चाहत और दहेज के डर के चलते बेटियों को जन्म से पहले या जन्म के बाद मारा जाने लगा। ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चला और फिर आजादी के 4 दशकों के बाद जब सेक्स रेशियो में लगातार गिरावट आने लगी तो संसद का ध्यान इस तरफ गया। चिंतित संसद ने इस पर कड़े कानून बनाने की सोची और इस तरह 1994 में PCP-NDT एक्ट लाया गया। 20 सितंबर 1994 में पास हुए इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। PNDT एक्ट 1994 गर्भधारण के पहले या बाद में लिंग चयन या सेक्स डिटर्मिनेशन पर रोक लगाता है।
अनुवांशिक यानी जेनेटिक या जन्मजात विकारों या असमानताओं का पता लगाने के तौर तरीकों को विनियमित या रेगुलेट करता है। मोटे तौर पर ये एक्ट गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है। अल्ट्रासाउंड एमनियोसेंटेसिस जैसी प्रसव पूर्व तकनीकों के उपयोग को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला, केंद्र या क्लिनिक द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित सभी परीक्षण पर पाबंदी। प्रक्रिया का संचालन कर रहा व्यक्ति गर्भवती महिला, उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों से भ्रूण का लिंग उजागर नहीं करेगा। प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिए विज्ञापन देने वाले को 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। सभी नैदानिक प्रयोगशालाओं, अनुवांशिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों का अनिवार्य पंजीकरण। पर इस अधिनियम के तहत जन्म पूर्व निदान तकनीकों या प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक का उपयोग कुछ खास हालातों में विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है। गुणसूत्र संबंधी विकृति यानी क्रोमोसोमल इम्पेयरमेंट, अनुवांशिक उपापचय रोग यानी जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीज, रक्त वर्णिका संबंधी रोग यानी ब्लड कलर डिजीज, लिंग संबंधी अनुवांशिक रोग यानी जेंडर जेनेटिक डिजीज, जन्मजात विकृतियां यानी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस और केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानताएं और रोग। Well, at least it would, you see, this practice of favoring male child and aborting a female child is deep rooted in society. The provisions are all right, but the question is you must change the mindset of the people. That's more important. That should be done. That they should all have equal rights. Just because a child is a female does not mean she should be deprived of certain rights or she should be discriminated against. So theoretically, of course, it's very good, but depends on the people who enforce the act, who implement the act in the right spirit. 2003 में PNDT एक्ट 1994 में संशोधन कर इसके रेगुलेशंस में सुधार किया गया। इसका नया नाम द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट PCPNDT एक्ट हुआ। नए संशोधन से टेक्निक ऑफ प्री कॉन्सेप्शन सेक्स सिलेक्शन और अल्ट्रासाउंड टेक्निक को इस अधिनियम के दायरे में लाया गया। इसी संशोधन ने सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड और स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड्स को भी मजबूती दी। 1998 में महाराष्ट्र प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। ये बैन महाराष्ट्र रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट के तहत लगाया गया था। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है तथा दिव्यांग समेत एक समता मूलक समाज बनाने का संकल्प भी लेता है। ये बात भी दीगर है कि अगर दिव्यांगों को समान अवसर मिलें तो वो न सिर्फ अपने आप को साबित कर सकते हैं बल्कि श्रेष्ठ भी। इसी नियत से दिव्यांगों के कल्याण के लिए संसद द्वारा दिव्यांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 या द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 पारित किया गया। इस अधिनियम में दिव्यांग वो व्यक्ति है जो कम से कम 40% विकलांग हो और ये तथ्य किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। The whole object of the act is a person with disability should not be discriminated against. Disability should not be a factor against the person. That object is very good, aim is excellent, but as I said, all depends the way it is implemented. Actually, if you ask me, the real thing is we have changed the mindset of the society. That's a much broader thing to be done. But this mindset must be changed and that would make implementation of these laws easier. इस एक्ट में 15 चैप्टर्स हैं।
अध्याय 1 प्रारंभिक विवरण, अध्याय 2 केंद्रीय समन्वय समिति, अध्याय 3 राज्य समन्वय समिति, अध्याय 4 रोकथाम और विकलांगों की प्रारंभिक पहचान, अध्याय 5 शिक्षा, अध्याय 6 रोजगार, अध्याय 7 सकारात्मक कार्रवाई, अध्याय 8 गैर भेदभाव, अध्याय 9 अनुसंधान और जनशक्ति विकास, अध्याय 10 विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों की मान्यता, अध्याय 11 गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए संस्थान, अध्याय 12 विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त और आयुक्त, अध्याय 13 सामाजिक सुरक्षा, अध्याय 14 अन्य विवरण। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2.68 करोड़ विकलांग थे, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% हैं। इनमें लगभग 1.5 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं थीं। फिलहाल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने विकलांग समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान ले लिया है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार अधिनियम 2016 को मंजूरी दी। इसमें विकलांगों की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं। इस एक्ट में पहली बार रक्त से जुड़े रोगों जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल को विकलांगता का आधार माना गया है। साथ ही स्पीच एंड लैंग्वेजेस डिसेबिलिटी, एसिड अटैक और बौनेपन को भी पहली बार विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। विशेष श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इस नए कानून के तहत दिव्यांगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। दूरसंचार आधुनिक दुनिया की संजीवनी है और भारत इससे इतर नहीं है। तो इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम लाया गया और फिर इसी अधिनियम के तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI की शक्तियां TRAI अधिनियम 1997 में निहित हैं। TRAI अधिनियम 1997 की धारा 12 और 13 के मुताबिक TRAI को सूचना के लिए कॉल करने, जांच करने और टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसमें दस्तावेजों का निरीक्षण भी शामिल है। TRAI द्वारा जारी एक ड्राफ्ट के मुताबिक ये भारत का दूरसंचार व्यवसाय का स्वतंत्र नियामक है। TRAI एक सरकारी संस्था है जो दूरसंचार के क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों का नियमन, देखरेख का काम करती है। दूरसंचार की कंपनियों को TRAI के दिशा निर्देशों को मानना अनिवार्य है। जरूरत पड़ने पर ग्राहक दूरसंचार कंपनियों की TRAI से शिकायत भी कर सकता है। ट्राई के मानकों की अनदेखी होने पर दूरसंचार कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्राई का लक्ष्य है कि दूरसंचार तकनीक हमेशा ग्राहकों के लिए सुगम और उपयोगी बनी रहे। 15 जुलाई 2014 को संसद ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2014 को पास किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 ट्राई अधिनियम में कई संशोधन किए गए। नई व्यवस्था के तहत ट्राई के सदस्य सेवा अवधि पूरी होने के 2 साल बाद राज्य या केंद्र सरकार से जुड़ सकते हैं। अधिनियम के पूर्व अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्यों को किसी व्यावसायिक संगठन के साथ सेवानिवृत्ति से 1 बरस के बाद तक जुड़ने पर रोक लगाता है। अधिनियम में वाणिज्यिक रोजगार की परिभाषा में एक कर्मचारी, निदेशक, साझेदार, स्वतंत्र व्यवसायी, सलाहकार या सलाहकार के रूप में काम करना शामिल है। नब्बे के दशक के खत्म होते होते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की शक्ल दे डाली थी, यानी सूचनाओं का आदान और प्रदान चुटकियों की बात हो गई थी।
फिर 30 जनवरी 1997 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक मॉडल मैनुअल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेश किया गया। इसके बाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मुकम्मल कानून की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जाने लगी। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम साल 2000 में लाया गया था। इसका मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बेस्ड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स और ई लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करना, ई गवर्नेंस की सुविधा प्रदान करना, ऑनलाइन क्राइम्स को रोकना था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग से जुड़े सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और प्रैक्टिसेस को सुनिश्चित और स्थापित करना था। इस अधिनियम के पारित होने के बाद साइबर लॉज को लागू करने वाला भारत 12वां देश बन गया। इस कानून के मुताबिक सूचना के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, किसी भी तरह का पर्सनल डिजिटल मीडियम या फिर दोनों हो सकते हैं, जिनसे किसी भी तरह की लिखित सामग्री, वीडियो, ऑडियो या तस्वीरों को प्रचारित, प्रसारित या एक दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। सूचना तकनीक कानून के तहत इन कार्यों को दंडनीय माना गया है। कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश, कंप्यूटर में जमा डाटा के साथ छेड़छाड़ करना या हैक करने की कोशिश करना, संवाद सेवाओं से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने की कोशिश करना, कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करना, किसी की पहचान चोरी करना, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी का निजी डेटा हासिल करने की कोशिश करना, किसी की निजता भंग करने वाला कोई काम करना, आपत्तिजनक सूचनाओं को किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर प्रकाशित करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाना, सुरक्षित कंप्यूटर पर अनाधिकृत पहुंच बनाने का प्रयास करना, डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करना और फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन करना। फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को और मजबूती देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से संशोधन लाए गए हैं, जिसे 23 दिसंबर को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। खासियतें कुछ इस तरह से हैं। ये अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करता है। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में लापरवाही बरतने की सूरत में एक कंपनी को 5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा देना होगा। गैर कानूनी डेटा या सामग्री को हटाने की जिम्मेदारी उससे जुड़े मध्यस्थ की होगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तकनीक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने का प्रावधान। और संशोधित अधिनियम में अपीलेट ट्राइब्यूनल की बनावट में बदलाव किया गया और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए विशेषज्ञ की व्यवस्था की गई। नई व्यवस्था में केंद्र सरकार राष्ट्रीय हित में किसी भी अपराध की जांच के लिए न सिर्फ कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकती है, बल्कि टेलीफोन और पत्रों को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। पर विशेषज्ञों के मुताबिक अभी इसमें ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे मुद्दों पर और काम बाकी है। 90 का दशक आते आते देश और दुनिया में तकनीक का बोलबाला हो चला था। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स आम जन तक पैठ बना चुके थे और उन पर सवार होकर बाजार और सरकारी योजनाएं दोनों जमीन तक पहुंच रही थीं। हम बाहरी निवेश का स्वागत कर रहे थे। हमारे युवा भारी संख्या में कॉल सेंटर से जुड़ रहे थे, यानी अर्थव्यवस्था में नए रंगों का समावेश हो रहा था। तो इस दशक में हमारी संसद और लॉ मेकर्स के सामने तमाम चुनौतियां रहीं, पर सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक न्याय और नई अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बैठाने की थी, जिसके सार्थक प्रयास हुए। तो कुल मिलाकर हम इसे एक फॉरवर्ड लुकिंग डिकेड कह सकते हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सन 2001 से सन 2010 तक के दशक की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।